हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेगा हियर एंड वेलकम टू माय क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोगों की सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आज की हमारी सीडीपी की क्लास 5 है, जिसमें हम कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट समझेंगे, जो कि आपको सीटेट पेपर फर्स्ट और पेपर 2 दोनों में हेल्प करेगी। और ये सीटेट एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट थ्योरी है। यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा सीटेट में। आज की कोलबर्ग्स थ्योरी मैं आपको बहुत ही सिंपल और टू द पॉइंट समझाऊंगी, जिससे कि आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहे और आप कभी इस थ्योरी को नहीं भूलेंगे। तो क्लास पूरा एंड तक देखना, जिससे कि आपको सीटेट दिसंबर 2024 एग्जाम क्लियर करने में हेल्प मिले। और मैंने जो सीटेट के लिए सीडीपी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए हैं, वो क्लास भी आप सभी देख लेना। लास्ट टाइम में सीटेट क्लियर करने में आपको हेल्प करेगी वो क्लास, क्योंकि जो सीडीपी के इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो मैंने आपको उसमें डिस्कस किए हैं। तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहां से आप क्लास को देख लेना। तो शुरू करते हैं अपने आज की क्लास। और क्लास शुरू करने से पहले आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। क्लास अच्छी लगे तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। तो हम समझेंगे कोलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। कोलबर्ग एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे। इन्होंने नैतिक विकास के सिद्धांत को विकसित किया है। इनका जो सिद्धांत था वो इस बात पर केंद्रित था कि बच्चे नैतिक तर्क और नैतिक विकास किस प्रकार से विकसित करते हैं। और इन्होंने इसकी 6 स्टेज की पूरी एक श्रृंखला बताई है। और जो नैतिक तर्क है वो मुख्य रूप से न्याय की तलाश और उसे बनाए रखने पर केंद्रित होता है। तो इन्होंने अपने सिद्धांत में 3 लेवल बताए हैं और उसके अंदर इन्होंने 6 स्टेजेस की पूरी एक रूपरेखा दी है। तो हम समझेंगे एक एक लेवल को और उसकी स्टेजेस को। तो सबसे पहले हम समझेंगे व्हाट इज मोरल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक विकास है क्या। तो नैतिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग सही और गलत के बीच अंतर करना सीखते हैं और दोनों के बीच तर्क वितर्क करते हैं। अब ये जो सही और गलत के बीच तर्क वितर्क करते हैं, इसे ही क्या कहते हैं? मोरल रीजनिंग कहते हैं, नैतिक तर्क कहते हैं। कुछ प्रिंसिपल होते हैं जिसके बेसिस पर हम सही और गलत के बीच अंतर कर पाते हैं, इसी को मोरल डेवलपमेंट कहते हैं। इनका जो सिद्धांत है वो नैतिक दुविधाओं की एक श्रृंखला पर आधारित है, जिसको हम मोरल डिलेमास कहते हैं। इसमें इन्होंने कुछ सैंपल्स लिए, यानी कि इन्होंने 16 वर्ष से कम आयु के बॉयज इसमें शामिल किए हैं। उनके सामने मोरल डिलेमास दी, यानी कि नैतिक दुविधा दी, जिसमें प्रतिभागियों का साक्षात्कार भी लिया गया। जो उनकी सबसे फेमस डिलेमा है वो है हैंस डिलेमा। और इन्होंने बच्चों के सामने इसी हैंस डिलेमा को प्रस्तुत किया और इसके बेसिस पर बच्चों के निर्णय के पीछे के तर्क को समझा। और इन्होंने इसको 3 लेवल और 6 स्टेजेस में क्लासिफाई किया है। अब ये जो हैंस डिलेमा थी ये क्या थी, इसको हम समझेंगे थोड़ा। हैंस स्टील्स द ड्रग, यानी कि हैंस ने दवा चुरा ली थी। इसमें क्या होता है कि एक महिला जिसको कैंसर होता है और उसके डॉक्टरों का यह मानना था कि केवल एक ही दवा उसे बचा सकती है। और इस दवा की खोज एक स्थानीय जो फार्मासिस्ट था उसने की थी। और वह इसे 200 रुपए प्रति डॉलर में बनाता था और 2000 प्रति डॉलर खुराक से वह बेचता था। तो जो ये महिला थी उसका पति था ये हैंस। वो इस दवा के लिए केवल 1000 प्रति डॉलर ही जुटा पाया था। तो उसने फार्मासिस्ट से ये रिक्वेस्ट की कि उसको जो ये दवाई है वो 1000 प्रति डॉलर में वो दे दे, या फिर मैं इस दवा का भुगतान समय के साथ किस्तों में कर दूंगा। लेकिन वो फार्मासिस्ट किसी भी बात पर इसे कम कीमत या आंशिक भुगतान स्वीकार करने पर राजी नहीं हुआ, उसने इनकार कर दिया। तो हैंस ने क्या किया, जो फार्मेसी थी उस फार्मेसी से उसने दवा को चुरा लिया। तो जो कोलबर्ग हैं उन्होंने ये पूछा कि क्या पति को यानी कि हैंस को ऐसा करना चाहिए था। तो ये है पूरी कहानी हैंस डिलेमा की। अब हम समझेंगे इनके लेवल्स और स्टेजेस को। कोलबर्ग ने बच्चों के सामने इसी हैंस डिलेमा को रखा और उनकी दिलचस्पी इसमें नहीं थी कि हैंस गलत है या सही, बल्कि इस बात पर ज्यादा थी कि बच्चे इसके पीछे का क्या तर्क देंगे। तो अब हम समझेंगे इनकी जो भी 3 लेवल है और 6 स्टेजेस को। तो फर्स्ट लेवल क्या है? प्री कन्वेंशनल मोरालिटी, सेकंड है कन्वेंशनल मोरालिटी और थर्ड है पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। तो इसको आप एक निमोनिक से भी याद रख सकते हैं, पीसीपी। पीसी तो आप सभी जानते हैं, हम कंप्यूटर से बोलते हैं पीसी। तो पीसी और पी, प्री कन्वेंशनल, कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। अब इसकी स्टेजेस हम देख लेते हैं। हर एक लेवल में 2 स्टेजेस हैं। फर्स्ट स्टेज है ओबीडेंस एंड पनिशमेंट, या जिसको हम पनिशमेंट ओबीडेंस ओरिएंटेशन भी बोल सकते हैं।
सेकेंड है इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज, इसको हम इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। तो ये दोनों स्टेज किस में आएंगी? प्री कन्वेंशनल मोरालिटी के अंदर आएंगी। थर्ड स्टेज है डेवलपिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इसको हम गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। फोर्थ स्टेज है मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, जिसको हम लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। ये दोनों स्टेज आएंगी कन्वेंशनल मोरालिटी के अंदर। फिफ्थ स्टेज है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स, जिसको हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन भी बोलते हैं। सिक्स स्टेज है यूनिवर्सल प्रिंसिपल या यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। तो ये स्टेज आपकी आएंगी पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी के अंदर। तो ये 6 स्टेजेस हैं। अब इन सभी लेवल और स्टेजेस को एक एक करके हम समझेंगे। फर्स्ट है प्री कन्वेंशनल मोरालिटी। तो इसमें जो बच्चा है वो 10 साल से कम एज का बच्चा है, यानी कि प्राइमरी क्लास का बच्चा है। तो इस लेवल पर बच्चे की जो नैतिक विकास होगा वो बाहरी अपेक्षाओं और नियम के परिणामों से प्रभावित होता है। यानी कि बच्चा बहुत छोटा है तो उस पर जो बाहरी वातावरण का प्रभाव पड़ेगा या जो बाहरी वातावरण के द्वारा उस पर इम्पोज कर दिया जाएगा या आरोपित उस पर कर दिया जाएगा वही वो मानेगा। तो फर्स्ट स्टेज इसकी देख लेते हैं, ओबिडेंस एंड पनिशमेंट, आज्ञाकारिता और दंड। जैसा कि नाम से इसके क्लियर हो रहा है कि आज्ञाकारिता और दंड, मतलब कि बच्चे अगर आज्ञा का पालन करेंगे तो पनिशमेंट से बचे रहेंगे। तो मोरालिटी यही है कि पनिशमेंट से बचने के लिए बच्चे आज्ञा का पालन करते हैं, या बड़ों की बात इसलिए माननी चाहिए ताकि उनकी डांट ना लगे, या बच्चे बड़ों की बात इसलिए मानते हैं कि डांट से बचने के लिए। ठीक है। सेकंड देख लेते हैं इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज या इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, इसको हम म्यूचुअल एक्सचेंज भी बोलते हैं। और इसी स्टेज में टिट फॉर टैट वाली स्थिति भी बनती है, मतलब कि जैसे को तैसा। तो इस स्टेज में क्या होता है कि बच्चे अपना पर्सनल इंडिविजुअल इंटरेस्ट देखेंगे। जैसे कि पेरेंट्स ने बोला कि जाकर बाहर से कुछ सामान ले आओ, तो बच्चा कहेगा ठीक है सामान तो मैं ले आऊंगा, लेकिन इसमें मेरा क्या फायदा है। तो मदर कहेगी कि भाई तुमको एक चॉकलेट मिलेगी अगर तुम बाहर से सामान ले आए। तो बच्चा अपना पर्सनल इंटरेस्ट देखता है। तो इस तरीके की चीजें होती हैं इसमें। म्यूचुअल एक्सचेंज क्या है कि जैसे कि बच्चा क्लास में दूसरे बच्चे से कहता है कि यार तुम्हारी पेंसिल तो बड़ी अच्छी है, ये मैं ले लेता हूँ, बदले में मैं तुम्हें अपना लंच खिला दूंगा। तो इस तरीके से एक्सचेंज है चीजों का। तो ये क्या है? म्यूचुअल एक्सचेंज है। अब टिट फॉर टैट वाली क्या स्थिति है? एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की किताब फाड़ दी, तो दूसरा बच्चा भी उसकी कोई पेंसिल तोड़ देगा या उसकी कोई अदर कॉपी को फाड़ देगा। तो ये क्या है? टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। भाई उसने मेरी बुक को फाड़ा है तो मैं भी उसकी पेंसिल तोड़ दूंगा। तो ये है टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। अब हम नेक्स्ट समझेंगे कन्वेंशनल मोरालिटी। इसमें जो बच्चे थे वो एडोलसेंस के, यानी कि किशोरावस्था के बच्चे थे। जो भी लॉ और ऑर्डर चला आ रहा है सोसाइटी में उसके हिसाब से बच्चा चलेगा। इस स्टेज में बच्चे अपने रोल मॉडल और समाज से सीखे गए मोरल स्टैंडर्ड को भी आत्मसात करते हैं। तो हम समझेंगे थर्ड स्टेज डेवलपिंग गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन। तो इस स्टेज में मोरालिटी किस बेस पर डिसाइड होगी कि तुमको अच्छा समझा जाएगा दूसरों की नज़र में। अगर तुम अच्छा काम करोगे, अच्छे नंबर लाओगे, दूसरों के प्रति तुम्हारी भावनाएं अच्छी हैं, तो भाई तुम्हारे पेरेंट्स तुम पर प्राउड फील करेंगे। तो इस तरह की चीजें इसमें होंगी। क्लास में बच्चे की तारीफ हो गई, टीचर ने गुड बोल दिया, शाबाशी दे दी, तो बच्चा खुश हो जाएगा। तो बच्चा अच्छी चीजें करेगा दूसरों की नजर में अच्छा दिखने के लिए। हम नेक्स्ट स्टेज समझेंगे मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। अब इसमें जो बच्चे की मोरालिटी होगी वो इस बेस पर होगी कि रूल्स आर रूल्स, मतलब हैंस ने दवा चुरा ली, गलत किया, उसको जेल जाना चाहिए, क्योंकि उसने नियम तोड़ा है, अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया है, उसने गलत काम किया, उसने जो लॉ और ऑर्डर है उनको नहीं माना है, ठीक है, या उनको फॉलो नहीं किया है, तो उसको पनिशमेंट मिलनी चाहिए, उसको जेल जाना चाहिए। तो इस स्टेज में बच्चे जो है रूल्स और रेगुलेशन के पक्के होते हैं, इस चीज पर उनका ध्यान केंद्रित रहता है। और ये चारों स्टेजेस देखिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और सबसे ज्यादा क्वेश्चंस इन्हीं 4 स्टेजेस से आते हैं। तो अगर आपका कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप सभी कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम समझेंगे नेक्स्ट पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी। अब जो इस स्टेज में बच्चे थे वो एडल्टहुड थे। तो इस स्टेज में बच्चे इंडिपेंडेंटली या स्वतंत्र रूप से सोचेंगे जो उनको सही लगेगा, भले ही उनको नियम और कानून के साथ संघर्ष ही क्यों ना करना पड़े। फिफ्थ स्टेज है सोशल कॉन्ट्रैक्ट एंड इंडिविजुअल राइट्स। तो इसमें जो बच्चों की मोरालिटी होगी वो इस बेस पर होगी कि जो रूल्स और ऑर्डर हैं वो सोसाइटी में इंडिविजुअल के लिए बनाए गए हैं और इनको चेंज भी किया जा सकता है। अगर सोसाइटी में
उस रूल्स और रेगुलेशन से किसी एक सेक्शन को दिक्कत हो रही है या उसका भला नहीं हो रहा है तो इसको चेंज भी किया जा सकता है। तो चीजों में मॉडिफिकेशन या चेंजमेंट होता रहना चाहिए सभी के भले के लिए। अब हम लास्ट स्टेज को समझेंगे, यूनिवर्सल प्रिंसिपल या यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। कोलबर्ग का मानना था कि इस स्तर पर बहुत ही कम लोग पहुंच पाते हैं। इसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यूज होती है क्योंकि जो रूल्स और ऑर्डर है उसके ऊपर जाकर चीजों को करना, ठीक है, सभी के लिए भला करना, इसके लिए रूल्स और रेगुलेशंस के साथ संघर्ष ही क्यों ना करना पड़े। तो इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक हम ले सकते हैं फ्रीडम फाइटर्स का, कि उन्होंने किस तरीके से देश को आज़ादी दिलाने के लिए चीजें की, जो भी रूल्स और ऑर्डर थे उनके साथ भी संघर्ष किया और हमारे देश को आज़ादी दिलाई। तो अब ये सभी स्टेजेस आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती हैं। अब अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट समझेंगे कोलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत की आलोचनाएं। तो इनकी जो थ्योरी थी उसकी आलोचना भी की गई। इसमें कैली ग्रीगन और उनके कुछ सहयोगी शामिल थे, कई लोग शामिल थे इसमें। तो इनका ये मानना था कि जो ये थ्योरी है वो जेंडर बायस है, क्योंकि इसमें जो सैंपल लिए गए वो सभी बॉयज थे, गर्ल्स को शामिल नहीं किया गया। और इनकी जो थ्योरी थी वो कल्चर बायस भी थी। इन्होंने व्यक्तिवादी संस्कृतियां या व्यक्तिवादी अधिकारों पर जोर दिया, जबकि सामूहिक संस्कृतियों पर जोर नहीं दिया। जो सामूहिक संस्कृतियों में अलग अलग तरीके का लोगों का दृष्टिकोण होता है वो इसमें इन्होंने शामिल नहीं किया। तो कोलबर्ग के सिद्धांत में इस चीज को ध्यान नहीं दिया गया। अब जो इनकी थ्योरी थी वो एज बायस भी थी। इसमें जो भी बच्चे शामिल किए गए थे वो 16 वर्ष तक के बच्चे थे, तो जाहिर सी बात है कि उनको विवाह का कोई अनुभव नहीं था। तो हैंस डिल्मा इनके समझ के परे या बहुत अमूर्त हो सकती है। अब जो इनकी थ्योरी थी वो नैतिक तर्क नैतिक व्यवहार के बराबर नहीं है, यानी कि जो नैतिक तर्क है वो जरूरी नहीं कि नैतिक व्यवहार में भी उतारा जाए। जैसे कि लोग बोलते हैं कि झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना गलत बात है, चोरी करना गलत बात है, लेकिन जब बात अपने ऊपर आती है, इंडिविजुअल पर आती है, तो लोगों का तर्क बदल जाता है, उनके व्यवहार में परिवर्तन हो जाता है। तो ये जरूरी नहीं है कि जो नैतिक तर्क दिया जा रहा है वो नैतिक व्यवहार में भी उतारा जाए। तो इनकी थ्योरी की आलोचना इस वजह से भी हुई कि न्याय पर अधिक जोर दिया गया है, करुणा, देखभाल और अन्य पारंपरिक भावनाओं जैसे कारक इसमें शामिल नहीं है, या उनकी कोई भूमिका नहीं निभाई इस थ्योरी में। तो इस वजह से इनकी थ्योरी की आलोचना की गई है। अब हमने पूरी थ्योरी को समझ लिया है। इस थ्योरी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम एक क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, जिससे कि नेक्स्ट वीडियो का अपडेट आपको मिल जाए। और आप लोगों को क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। अब मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।